हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हम पिछले क्लासेस में क्या बात कर रहे थे? हम पिछले क्लासेस में बात कर रहे थे अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में और उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम अपनी क्लास 12 का अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द नेम सॉल्यूशन या हैव यू एवर सीन द सॉल्यूशन? यस, दैनिक जीवन में आपने पानी में नमक को डाला होगा, पानी में शक्कर को डाला होगा, ठीक है, और उसके बाद जो आपको मिलता है वो कहलाता है सॉल्यूशन। एकदम बेसिक से जाएंगे हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ताकि इस चैप्टर में हमें कोई दिक्कत ना हो। फिजिकल केमिस्ट्री में कभी डरना नहीं, बहुत आसान है क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री, कुछ भी डरना नहीं। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो टफ होगा, बस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। तो सॉल्यूशन मैंने क्या कहा, जैसे कि मेरे पास ये देखिए, ये पानी है मान लीजिए, और इस पे अगर मैं नमक डाल रहा हूं तो ये मुझे मिल रहा है सॉल्यूशन, और आप मुझे देख ही सकते हैं सॉल्यूशन लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो आज शुरुआत करते हैं अपन सॉल्यूशन चैप्टर के ओवरव्यू से, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। क्लियर है? तो निकाल लीजिए अपनी कॉपी, निकाल लीजिए अपना पेन, और फुल एनर्जी फुल जोश के साथ मेरे संग शुरू हो जाइए। सबसे पहले मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा व्हाट इज सॉल्यूशन। समझना, ओवरव्यू में सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट इज सॉल्यूशन। समझना मेरे साथ, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। ये क्या होता है बेटा, पहले समझ जाओ। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, टू और मोर देन टू कंपोनेंट, मोर देन टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट। चलो भैया, मान लीजिए मैं आप लोगों के घर पे आया, कोई भी बच्चा, मेरे इतने सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं किसी के घर पे गया, उन लोगों ने मुझे शरबत पिलाई, उन लोगों ने मुझे शरबत पिलाई। शरबत जब ही उन लोगों ने पिलाई, इस ग्लास में लेके आए, ठीक है, शरबत में उन्होंने पानी डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है, थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, थोड़ा सा क्या डाला हुआ है, अपना नमक डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने शुगर डाला हुआ है, और थोड़ा सा उन्होंने नींबू डाला हुआ है। लेकिन मैं देखता हूं सॉल्यूशन में, मैं ये पता नहीं कर सकता कि बेटा तुमने मेरे लिए शरबत लाई है तो ये नमक के पार्टिकल दिख रहे हैं, ये शक्कर के पार्टिकल दिख रहे हैं। सॉल्यूशन से पहले मैं ये कह सकता था ये पानी है, ये नमक है, लेकिन आफ्टर सॉल्यूशन दे मिक्स एंड दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, इसीलिए हम इसे कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज, कभी आपने, यहीं पे मैं सॉल्यूशन की एक चीज बताना चाहूंगा, सस्पेंशन। सस्पेंशन, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है? अगर आप पानी में, अगर आप पानी में, किसमें बेटा, पानी में, ठीक है, पानी में अगर आप रेत के पार्टिकल डाल दें, किसके पार्टिकल डाल दें, रेत के पार्टिकल डाल दें, बोलो किसके पार्टिकल डाल दें, पानी में सर हम रेत के पार्टिकल डाल दें, पानी में हम रेत के पार्टिकल डाल दें, तो रेत के पार्टिकल नीचे अलग ही जमे हुए दिखेंगे, क्योंकि उनमें जो सॉल्यूट का साइज होता है, जो पार्टिकल साइज होता है, वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। कैसा होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो पार्टिकल नीचे अलग ही जमे हुए दिखेंगे। उसे अपन नेकेड आई से भी देख सकते हैं, उसे अपन नेकेड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन होमोजीनस मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं। अभी आपको पता चलेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, जस्ट ओवरव्यू है इस चैप्टर में, आप समझ जाना हमें पढ़ना क्या क्या है। समझ गया? सस्पेंशन, अगर पानी में क्या डाल दिया आपने, रेत या सैंड डाल दी, तो आपको अलग ही दिखेगा, वो कहलाएगा सैंड। वो क्या कहलाएगा, सैंड कहलाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। तो सस्पेंशन क्या होगा, इट इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। ये क्या होगा बेटा, ये हेटेरोजीनस मिक्सचर होगा। कैसा होगा, हेटेरोजीनस मिक्सचर होगा। चलिए अब किसी सॉल्यूशन को आप देखते हैं, अब ये बाद में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन को आप देखते हैं तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट। अब सुनना बेटा, कुछ बुक्स में लिखा रहता है सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि हम क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं बता सकते कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। मैं जनरली बस कह दे रहा हूं कि हाँ भैया सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें सॉल्यूट हम, क्योंकि ये मानते हैं दैनिक जीवन का एग्जांपल लिखे कि पानी है, पानी में थोड़ा सा हमने नमक डाला, थोड़ा सा हमने नमक डाला, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब यहां पे मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं, सॉल्यूट जो होगा उसके लिए हम इस पूरे चैप्टर में कन्वेंशन यूज करेंगे बी,
याद रखना। और जो सॉल्वेंट होगा, जैसे पानी हो गया, बेंजीन हो गया, आप जो भी सॉल्वेंट लेके आने वाले, इथाइल अल्कोहल हो गया, जो भी सॉल्वेंट यूज करेंगे उसके लिए हम ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, बस याद रखना। अब कभी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के बोल दे तो हम NB लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या है अभी सब समझेंगे। और अगर सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स बोल दे तो Na लिखेंगे। चलो सर, ये कौन कहानी होगी अपनी, थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते चला जो जो आपको लग रहा है। अब ये सॉल्यूशन देखा हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। कैसी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर, दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू, इसको डिटेल में तो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, तो गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, सब बात करेंगे, चिंता ना करो। लेकिन मैं यहां एक चीज मेंशन करने वाला हूं, पहले इसे उतार लो, फिर मैं मेंशन करता हूं उस चीज को। लेकिन मैं यहां एक चीज मेंशन करने वाला हूं। क्या उतार लिया आपने इसे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पहले सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, ठीक है भैया। उसके बाद अगर सर हमसे सस्पेंशन बोले, सस्पेंशन क्या है सर? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी में आपने सेंट पार्टिकल को डाल दिया। चलो ठीक है, कहानी समझने के लिए कहानी अच्छी है। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूट किस टाइप का ले रहे हैं, हम सॉल्वेंट किस टाइप का ले रहे हैं, उस बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सब हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं दो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या होता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने जाने वाला हूं। मतलब आप ये मान के चलिए, आप बोलोगे सर मोल कॉन्सेप्ट तो क्लास 11th में आता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तो क्लास 11th में आता है, तो हम यहाँ क्यों देखेंगे? बेटा हमें मोल समझना क्यों जरूरी है। और सबसे पहले कि व्हाट इज मोल, यहाँ पे देखो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, सब सरफेस से जाऊंगा, डेप्थ में हर लेक्चर को लेते हुए आते जाऊंगा। व्हाट इज मोल? अरे भैया कभी सब्जी लेने गए हो, सब्जी मार्केट गए हो ना, सब्जी मार्केट गए हो तो क्या बोलते हो? 1 दर्जन केले देना भैया। 1 दर्जन केले मतलब क्या होता है भैया? 1 दर्जन केले लेके आ रहे हो, उसका मतलब क्या होता है भैया? हम बोलोगे 12 केले लेके आ रहे हैं सर, 12 केले लेके आ रहे हैं सर, ठीक है। कभी भी 1 दर्जन याद आता है तो हम 12 केले बात कर लेते हैं। एक ओवर में कितनी बॉल होती है? जो क्रिकेट प्रेमी होंगे, हम जैसे जो क्रिकेट प्रेमी होंगे, ठीक है, जो क्रिकेट से बहुत प्रेम करते हैं, उनको पता होगा एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, कितनी बॉल्स होती हैं? एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं। एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं? 6 बॉल्स होती हैं। कितनी बॉल्स होती हैं? 6 बॉल। तो जब भी एक ओवर दिमाग में आता है, मुझे 6 बॉल्स दिमाग में आ ही जाती हैं। ऐसे ही समझना। आपसे कोई बोल दे एक मोल, तो याद रखना एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो याद रखना एक मोल में पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने पार्टिकल होते हैं। मतलब आप समझ जाइए, मतलब आप यहाँ पे समझ रहे। इस अगला लेक्चर मेरा मोल पे ही आने वाला है, मोल क्यों जरूरी है यहाँ पढ़ाना वो भी बताऊंगा। एक मोल मतलब मैंने कितने पार्टिकल्स बोल दिया? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स बोल दिया। अगर आपको बोले कि बेटा 1 मोल के लिए लेके आना, मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 22 के लिए लेके आना। कोई आपसे बोल दे 1 मोल CO2 है, मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, आपसे बोल दे 1 मोल सोडियम आयन है, मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम आयन है। जैसे 1 दर्जन आप नाप सकते हैं, वैसे ही 1 मोल भी आप नाप सकते हैं। मोल कैसे निकालना है, क्या निकालना है, मोल निकालना सिखाऊंगा नहीं, दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू। क्या भैया कोई गिवन वेट दिया रहा है तो हम कैसे मोल निकालेंगे, वॉल्यूम दिया रहा है STP पे गैसेस का तो कैसे मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए रहे हैं तो कैसे मोल निकालेंगे। मोल निकालने के तीनों फॉर्मूले, और मोल से हमें वॉल्यूम निकालना, मोल से वेट निकालना, ये सारी चीजें मैं आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल समझेंगे। क्योंकि बेटा हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। लॉजिक समझ रहे हैं? एकदम बेसिक से जाता हूं। आप लोग बहुत पहले से मुझे देख रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि मैं जिस कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा एकदम जीरो से शुरू करूंगा और हीरो तक लेके जाऊंगा। मोल क्यों पढ़ा रहा हूं? हमें इस चैप्टर में सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है भैया? आपने कितना नमक डाला है? थोड़ा नमक डाला है या ज्यादा नमक डाला है? समझ रहे हो? तो हम ग्राम में बात ना करते, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो हम मोल में कन्वर्ट कर देंगे। अब ग्राम से मोल में मतलब वेट से मोल में कन्वर्जन, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आएंगी तो इस चैप्टर में आप कंसंट्रेशन यूनिट्स
जिसमें मोल की जरूरत पड़ेगी, मतलब मोलैरिटी, मोलैलिटी। कंसंट्रेशन यूनिट जिसमें इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे नॉर्मेलिटी। आप कैसे सीख पाएंगे? मुझे थोड़ी ना भरोसा है आप लोगों पे कि आपके क्लास 11th में आपने सब पढ़ के आए होंगे। मेरे लिए तो आप बच्चे हैं ना, लॉजिक समझ पा रहे हैं, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की जरूरत किस में पड़ेगी भैया? हमको मोलैरिटी में पड़ेगी, मोलैलिटी में पड़ेगी। ठीक है सर। मोल फ्रैक्शन में पड़ेगी, किस में पड़ेगी सर? मोल फ्रैक्शन में पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन में पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब सुनना, हम 3 फॉर्मूले देखेंगे मोल के। कितने फॉर्मूले देखेंगे? 3 फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे मोल होता है वैसे ही हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट देखेंगे कि हाँ भैया हमें अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, हमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, ठीक है, हमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है कि गिवन वेट अपॉन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट में डिस्कस करेंगे। सुनते जाना, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप नॉर्मेलिटी को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? नॉर्मेलिटी को सीखेंगे। फिर मोल फ्रैक्शन क्या होता है भैया? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हमें पढ़ना जरूरी है। ये सारी क्या कहलाती हैं? कंसंट्रेशन यूनिट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कंसंट्रेशन यूनिट्स कहलाती हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करने से पहले इन कंसंट्रेशन यूनिट्स को मैं बताना जरूर चाहूंगा। फिर यहाँ पे समझ रहे, इन कंसंट्रेशन यूनिट्स को पढ़ा तो क्वेश्चन क्या उठेंगे आपके? समझ रहे, कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट्स, कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ऐसे क्वेश्चन नीट और जेई में ही बहुत आता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैग्नेट ब्रेन आपके लिए फाउंडेशन बना के देता है नीट और जेई का, नीट और जेई, और हम बहुत जल्दी से लॉन्च भी करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, हम इन सबको पढ़ेंगे। कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कैसे चेंज होती है, वेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं, वॉल्यूम टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये सारे वेरिएशन, इन सब चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू चलेगा कंसंट्रेशन यूनिट्स का। क्या चलेगा? कंसंट्रेशन यूनिट्स का चलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कंसंट्रेशन यूनिट्स, इसके अलावा कुछ और कंसंट्रेशन यूनिट एनसीईआरटी के पेज में दी हुई है, ये एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ और कंसंट्रेशन यूनिट्स, मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, और पीपीएम क्या होता है। पीपीएम, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। सुना ही होगा आप लोगों ने। पीपीएम मतलब कि अगर कोई सॉलिड बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो बेटा क्या करते हैं हम उसके लिए पीपीएम क्वांटिटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पीपीएम एज अ कंसंट्रेशन यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डीडीटी। डीडीटी जो होता है बेटा हमारी बॉडी में एक ऐसा मतलब इंसेक्टिसाइड था जिसे अब बैन कर दिया गया है, लेकिन जिसको अपन लेते थे तो ना बॉडी में बहुत माइन्यूट अमाउंट में जाता था, ना बॉडी से एक्सक्रीट होता था, ना बॉडी में एसिमिलेट होता था। ठीक है, डाइजेस्ट होता था, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इसका कंसंट्रेशन सक्सेसिव लेवल पे बढ़ते जाता था, तो इसकी क्वांटिटी पीपीएम में नापते थे। ठीक है, पीपीएम क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, तो कंसंट्रेशन यूनिट्स हो गए जिसमें हम बात करेंगे मास परसेंटेज की, वॉल्यूम परसेंटेज की, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की और पीपीएम के बारे में। क्लियर है? यहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए? चलो, अगर इतना उतारा तो कंसंट्रेशन यूनिट्स के बाद इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? लॉजिक समझना, लॉजिक समझना मेरा, लॉजिक समझना मेरा। हम इस चैप्टर में जो हमारा सबसे मेन मोटिव है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। वो क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी बता रहा हूं, अगला जो स्लाइड है वो उसी पे है। हम इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? ऐसी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ मोल्स, जो किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। या किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। या किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। उन्हें हम नाम देते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें या किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। उन्हें कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ध्यान दीजिएगा, आप बात करेंगे सॉल्यूट की। किसकी बात करेंगे? सॉल्यूट की। वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है? लॉजिक समझना सर, हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है और वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, इन सब चीजों को देखने जा रहे हैं। वांट ऑफ फैक्टर बताता क्या है? आपने देखा कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सुनना बस, नए बच्चे हो तो सुनो बस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। चार ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखना है बेटा, हमको कितनी प्रॉपर्टी देखना है? चार ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखना है। और जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम आता है किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। अब जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको देखना है, चार जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, बस देख लेना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मान लीजिए हम बात कर रहे थे सॉल्यूट की, किसके बारे में, किस पे सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं? सॉल्यूट की, ठीक है। हम ये मान के चल रहे थे सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में जाने पे, ना ही एसोसिएट होता है। लेकिन हमने NaCl जैसे सॉल्यूट को पकड़ा तो हमको पता चला कि भैया NaCl जो था पानी में जाने के बाद सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव में भी टूटता है। समझ रहे हो? हम जो थ्योरेटिकली सोच रहे थे और एक्चुअली सोच रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान या ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें चीजें अलग देखने मिली। एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें चीजें अलग देखने मिली। हमें पता चलता है कि हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, लेकिन ये सॉल्यूट तो भैया डिसोसिएट भी होता है कई बार, और कई बार एसोसिएट भी होता है, इस केस में हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, इस केस में हमें मोलर मासेस में चेंज देखने मिलता है। ये सारी चीजें हमें वॉन हॉफ फैक्टर बताएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। अब मैं जनरली बता दूं, ऐसे कोई सॉल्यूट जो कि डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते, उनके लिए वॉन हॉफ फैक्टर 1 लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया। ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, इनके लिए वॉन हॉफ फैक्टर कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है, ठीक है सर। मतलब रिलेशन विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वॉन हॉफ फैक्टर में हमें क्या पढ़ना है? रिलेशन विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। क्या पढ़ना है? डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। एक चीज मैंने आपसे क्या कहा? डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। आपको वर्क हार्ड नहीं करना, वर्क स्मार्ट करना है। इस चैप्टर में जो सॉल्यूट मिलेंगे उनके मोलर मासेस यहीं पे याद कर लो। आप मेरे को हमेशा थैंक यू कहोगे कि सर आपने पहली क्लास में हमको ये चीजें बता दी थी, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि पहली क्लासेस में मैं वो चीजें बता दूंगा, क्योंकि मैं टीचर हूं ना बेटा, आप स्टूडेंट हो, मुझे पता है चीजें कैसे आने वाली हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कुछ के मोलर मासेस। जैसे ग्लूकोज, समझना बेटा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट यहीं याद कर लो। ग्लूकोज होता है C6H12O6। देखना आज के बाद हमेशा याद रखना, हो सकता है आपको आता हो, लेकिन मैं तो बेसिक से जाऊंगा ना, ओवरव्यू में सब बताऊंगा ना कि चैप्टर हम कैसे शुरू करेंगे। ग्लूकोज, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12, ऐसे 6 है। हाइड्रोजन का 1, ऐसे 12 है। ऑक्सीजन का 16, ऐसे कितने हैं? 6 हैं। देखो ये हुआ 72, ये कितना हुआ? 12, और ये कितना हुआ? 96। कितना हुआ? 96। जब आपने इसको सम करा, कितना सम करा? जब आपने इसको सम करा तो इसका मोलर मास कितना है? 180। आज के बाद सॉल्व मत करना, ग्लूकोज कभी भी आए तो टाइम बचाने के लिए हमेशा इसका मोलर मास कितना ले लेना? 180 ले लेना। कितना ले लेना? 180 ले लेना। ऐसे ही सुक्रोज जो होती है वो होती है C12H22O11। कितनी होती है? C12H22O11। कार्बन एटॉमिक मास 12, ऐसे 12 है। हाइड्रोजन 1, ऐसे 12 है। ऑक्सीजन 16, ऐसे कितने हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऐसे कितने हैं? 11 है, ठीक है। इसको आप सम करोगे 342 आएगा। कितना आएगा? 342 आएगा। कितना आएगा बेटा? 342 आएगा। कितना आएगा? 342 आएगा, ठीक है सर। तो हमें ग्लूकोज का मोलर मास पता चल गया 180, हमें सुक्रोज का मोलर मास पता चल गया 342। इसके अलावा यूरिया का बहुत यूज किया जाता है, यूरिया का फॉर्मूला याद कर लो, NH2CO NH2। यूरिया जानते होंगे ना आप लोग, जो खेतों में फेंका जाता है, जिससे अमोनिया रिलीज होती है, जो खेतों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। व्हाट इज उर्वरक क्षमता? फर्टिलाइजेशन, खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, उसे कहते हैं यूरिया, ठीक है। यूरिया नाइट्रोजन, इसका मोलर मास निकालोगे, नाइट्रोजन 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, सम करना, आपको कितना मिल जाएगा? आपको 60 मिल जाएगा। यूरिया का मोलर मास आपको कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। तो ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, इनके मोलर मास याद रखना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, मैं एक अपना
सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास के बारे में आपको पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, जिसमें आपको चैप्टर के जो बेसिक्स पढ़ने हैं। मैं हमेशा कोई भी ओवरव्यू बनाता हूं तो उसमें ऐसा नहीं कि हाँ बस हाँ बेटा ये पढ़ना है, आपको बेसिक लेवल पे क्या क्या पढ़ना है वो चीजें जरूरी जो है उस चैप्टर के लिए, वो चीजें मैं बताते चलता हूं बेटा। मुझे पता है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने उतरे तो टेंशन ना हो, ठीक है। लेक्चर हर चीज वर्थफुल होनी चाहिए। आपके पास है H2SO, ये लेक्चर ही वर्थफुल होना चाहिए। नहीं ओवरव्यू तो जस्ट ओवरव्यू नहीं, उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी और आप लोग सीख के जाएंगे। H2SO4, हाइड्रोजन 1:2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16:4 करोगे तो इसका मोलर मास कितना होता है? 98। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, तो हमें इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके ये लिख लेना, ये कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके लिख लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके लिख लेना, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। डिटेल में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, डिटेल में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। प्लीज नोट डाउन करें इसे। उतार लिया? बढ़ जाएं आगे? बढ़ जाऊं आगे? बढ़ूं आगे? चलिए जी, देखिएगा देखिएगा अगली कहानी जो मेरी जुबानी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझिएगा जी, सबसे पहले आपको यहां यह जानने की जरूरत है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। सर वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कभी एग्जामिनर पूछे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर बेटा? मान लीजिए आप घर में ये बर्तन है, ठीक है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, नीचे से आप गर्म कर रहे हैं, पानी उबलना चालू होगा, ये वेपर्स बनेंगी, टकरा के जब वापस आएंगी तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर है, समझना, इसमें वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसमें अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, मान लीजिए आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो वो यहां आ जाएगा, जो इस वेपर प्रेशर को कम कर देगा, और उसे हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहानी कैसी होगी, क्या होगी, मुझे नहीं पता, मैं आगे बताऊंगा। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट, पानी है, प्योर पानी है, इसको आप बॉईल करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था बढ़िया तरीके से, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था बढ़िया तरीके से उबल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, आपने ये देखा जो पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, सॉल्यूट ऐड करने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल पे। इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलाने पे बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बढ़िया है सर, ये भी अच्छा है। यही पानी जो हम देख रहे थे, ये जो पानी था हम देख रहे थे, या सॉल्वेंट था जो हम देख रहे थे, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था। फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए पानी का कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, आपने ये देखा कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, 0 से भी कम हो गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट अ फ्रीजिंग पॉइंट अलोन। एंड लास्ट पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या नहीं होगा, सब पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ आ गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं और वो कैसे अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यस सर, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, relative lowering of vapor pressure is a colligative property, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। सिर्फ यही 4 colligative property हैं, पांचवी कोई भी नहीं है। और ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। ये अपने चैप्टर का कोर एरिया है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान देना, समझना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर से मैं ओवरव्यू है, बस ओवरव्यू बोलोगे सर ओवरव्यू में कितना बताओगे बेटा, तो ध्यान दीजिए, यही तो मजा है, कुछ तो मजा है रा। चलो, गाने वाने मेरी बहुत आवाज खराब है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, हम जो डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, राउल्ट्स लॉ के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। अब जो सॉल्यूशन, समझना, हम अलग अलग सॉल्यूशन देखेंगे, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे
उसमें हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो कहलाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं बेटा ओवरव्यू से एकदम कॉन्सेप्ट बना लो, हमको पढ़ना कैसे है। जो बच्चा आइडियल होगा वो मेरे तरीकों को फॉलो करेगा, लेकिन जो बच्चा आइडियल नहीं होगा वो मेरे तरीकों को फॉलो नहीं करेगा। जो बच्चा आइडियल है, जो मेरे तरीके को फॉलो कर रहा है, वो कहलाएगा आइडियल स्टूडेंट, मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन। कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी होंगे, बोलेंगे सर आप जो बता रहे हो हम उससे भी ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब वो मेरे से भी ज़्यादा, मेरे लॉ जो है उससे भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो शो करेंगे पॉजिटिव डिविएशन। और जो उनको मानना ही नहीं, आप कुछ भी करो हमको आपको फॉलो करना ही नहीं, वो शो करेंगे निगेटिव डिविएशन। मतलब हमको ये समझ आ गया राउल्स लॉ जो होता है, समझना, ठीक है, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करें वो आइडियल सॉल्यूशन, जो ना फॉलो करें वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन और इनके एग्जांपल्स। और मजा तो सुनो, मजा तो सुनो बेटा, यहां पे एग्जांपल याद करने की इतनी धांसू ट्रिक आप लोगों के सामने लेके आऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। इनके एग्जांपल बोलो, क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसके अलावा हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब पढ़ेंगे उसी में मैं आपको बताऊंगा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है, समझना। हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए स्थिर क्वाथी, मतलब स्थिर मतलब एक फिक्स, क्वाथी क्वाथी मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। तो ध्यान देना, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, जिनका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कहलाता है अपना एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है वो कहलाता है अपना एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। गेटिंग इट और नॉट? ठीक है सर, ठीक है, इतना हमको पढ़ना है। फिर बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर अपन डिटेल में देखते चलेंगे। पहले इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए, पहले इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए, या ये जो लिखा है इस चीजों को लिख लीजिए। हमको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। आसान चैप्टर है, ना डरना है ना घबराना है, बस बढ़ते चले जाना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी। इसके बाद हमको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसके बारे में देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसके बारे में देखेंगे। और हेनरी लॉ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में एप्लीकेशन क्या होंगे हेनरी लॉ। इस तरीके से अब एनसीईआरटी में ये चैप्टर ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में दिया है, लेकिन मैं एंड में पढ़ाऊंगा, उसके पीछे की वजह भी मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ये इस तरीके से हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर को प्रोसीड करने वाले हैं। समझ गए हमको सॉल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन चैप्टर टफ नहीं है, बस मेरी छोटी छोटी बातें सॉल्यूशन चैप्टर के दौरान ध्यान रखना। और इतने प्यारे प्यारे, कौन कहता है केमिस्ट्री में कैलकुलेशन टफ होती हैं या फिजिकल केमिस्ट्री को याद कराने के तरीके नहीं होते? एक बार मैग्नेट ब्रेन में अनुराग सर से पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा, तहलका मचा देंगे आप। तो जिस जोश और जुनून के साथ इस ओवरव्यू को हमने शुरू करा था, हमने इस ओवरव्यू को खत्म कर दिया। आगे आने वाले लेक्चर में इस चैप्टर को फुल जोश और जुनून के साथ हम वैसे ही खत्म भी करेंगे। तो आज की कहानी इतनी ही थी, लेकिन मैं जो हमेशा बातें करता हूं, मैग्नेट ब्रेन बेटा इंडिया का एक ऐसा चैनल है जो आपको यूट्यूब पे 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यही नहीं कि सिर्फ ये 12th तक प्रोवाइड कर रहा है, आप यहां पे इतना फंडामेंटल और अपने बेस बना सकते हैं कि आप आने वाले कंपटीशन में तहलका मचा सकें। अब डेली बेसिस पे यहाँ पे टीचर जो वीडियो डाल रहे हैं, कई बार ये होता है कि सर हमें वीडियोस आपके मिल नहीं पाते, बहुत सारे कमेंट आते हैं। कई बार बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि सर आपने ये नहीं कराया, सर आपने वो नहीं करवा पाए, सर आप क्लास 11 भी करा दो। बेटा सब्र रखो, मैं सब करवा दूंगा, धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं, एकदम से सब चीज़ें नहीं होती। और यही मैग्नेट ब्रेन की यूएसपी है कि वो डेली मेहनत कर रहे हैं वो हम लोग, ठीक है। लेकिन कई बार आप लोगों को वीडियोस फाइंड नहीं हो पाते, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.magnetbrains.com पे, या आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं। आप जैसे ही जाएंगे आपको पता चलेगा यहाँ क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हमने एनटीएससी, ओलंपियाड और नीट और जेई भी बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। आपको क्या करना है, जैसे मैं क्लास 11th और 12th दोनों ले रहा हूँ, आपको सिंगली क्लिक करना है क्लास 11th पे, इधर क्लास 12th पे। आपको मैं और जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, दिस इज क्लास 11th, ऐसे ही आप क्लास 12th का भी देख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसमें सारे चैप्टर्स आपको लाइन से लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है बेटा,
ठीक है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन पे अगर आप अपने टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन पहले आपको क्विक रिवीजन करना है तो आपको वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड किया जाता है। वन शॉट रिवीजन पे आप क्लिक करेंगे क्लास 11th या क्लास 12th में से किसी पे भी, तो आपको वन शॉट रिवीजन में सारे चैप्टर, जैसे क्लास 12th का सॉलिड स्टेट अपना चैप्टर, तो उसका वन शॉट रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। सॉल्यूशन का मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, उसके बाद मैं डिटेल लेक्चर ले रहा हूं, आप वन शॉट रिवीजन के जरिए भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ाते हुए दिख जाऊंगा। तो इस तरीके से अगर आप अभी तक यहां आ गए हैं तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप लोग तैयार हैं इस चैप्टर के लिए, और अगर तैयार हैं तो इसे लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इतना कर ही दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, उसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।